नमस्कार मित्रों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त पर यानी आजादी के मौके पर, आजादी की सालगिरह के मौके पर लाल किले की प्राचीर से एक बड़ी घोषणा की। नौजवान पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, और उसमें कहा गया कि करीब करीब 1 करोड़ लोगों को उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, तैयार किया जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसका क्या ब्लूप्रिंट होगा, किन लोगों को दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, और क्या ये योजना एक सक्सेसफुल प्लान है या केवल लाल किले की प्राचीर से एक सरकारी वादा। पिछले दिनों भी बहुत सारी योजनाएं हुई थी। एक इंटर्नशिप की योजना हुई थी, प्रधानमंत्री ने बड़े जोर शोर से उस घोषणा का ऐलान किया था, लेकिन इंडस्ट्रीज ने और जो लोग इंटर्नशिप लेने वाले थे उन लोगों ने उसको बहुत अच्छे से नहीं लिया। एक और बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनीज में भारत की भी 50 होनी चाहिए। दुनिया की 100 यूनिवर्सिटीज में भारत का क्या हाल है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, और खासतौर से अभी तो जैन जी का सीजन है। इसको सीजन ही कह रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को आजकल वही भा रहा है। तो ये जैन जी के सीजन में क्या एआई की जो ट्रेनिंग का प्रधानमंत्री जी का बहुत एक कहना चाहिए स्वप्न वाला प्रोग्राम है, ड्रीम करने वाला, देश को तकदीर बदलने वाला। और उससे भी बड़ी बात है, हमारे मित्र जो हैं नीरज वाजपेयी साहब, जिनको आप बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी में देखते हैं, वो तो बहुत समय से ये कह रहे हैं कि 20 साल पीछे हम चल रहे हैं। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर प्रणाम। मुझे लगता है आपकी बात प्रधानमंत्री जी ने सुन ली, या आपने प्रधानमंत्री जी को ये बात मैसेज कम्युनिकेट कर दिया। तो सबसे बड़ी घोषणा की गई लाल किले की प्राचीर से एआई की ट्रेनिंग को लेकर। अब क्या हिंदुस्तान बदलने वाला है? पहले तो मुझे लगता है कि हमारा ये शो प्रधानमंत्री कार्यालय में जरूर देखा जाता हो। तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद है कि हम लोगों ने एक लगातार इस बात पे विचार किया, विषय पे जोर डाला कि सरकार को एआई पे ध्यान देना चाहिए जी। अब जो घोषणा उन्होंने की है कि 1 करोड़ लोगों को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो चूंकि इसकी डिटेलिंग तो अभी तक है नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके तहत क्या सोच रही होगी सरकार की। तो इस घोषणा के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है उनको कि सरकार ने चलिए कम से कम उनके मुंह से निकला, उन्होंने सोचा कि एआई की जरूरत है इस देश को। ये बहुत सुखद संकेत है, लेकिन चैलेंज है बहुत इसमें कि जब आप कह रहे हैं कि एआई की हम ट्रेनिंग देंगे 1 करोड़ लोगों को, तो अगर आप सरकार की स्किल डेवलपमेंट वाली वेबसाइट में जाएंगे तो वहां ऑलरेडी ये सिस्टम है कि आप उसमें एनरोल करके कोई भी कोर्स ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। एआई की ट्रेनिंग देने का जब आप अर्थ लेते हैं तो उसका क्या मतलब है कि आपको हम चैट जीपीटी चलाना सिखाएंगे, प्रॉम्प्ट बनाना सिखाएंगे, या तरह तरह के जो एलएलएम है उनको उनका यूज केस आपको सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे आप मुझे? तो जो ये वाला हिस्सा है कि उसका यूज केस क्या है, कि कैसे हम उसका इस्तेमाल करें, इसमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये सब लोग सीखे हुए हैं, जेन अल्फा तक एकदम सीखे हुए हैं, तो उसमें तो कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती। अब दूसरा पार्ट आता है कि क्या हम एलएलएम बनाएंगे क्या सर्वम जैसा, या हम उसके लिए और बड़े काम कर सकते हैं क्या? उस पर अगर सरकार फोकस करती है तो ये एक वेलकम स्टेप होगा। लेकिन ट्रेनिंग देने का मतलब आप मुझे क्या चैट जीपीटी सिखाएंगे क्या? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है, क्योंकि मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट सरकार को दूंगा। क्या है सरकार के दिमाग में, क्या सिखाएंगे मुझे तो समझाइए। हम तो वो बूमर से पहले वाली पीढ़ी के लोग हैं। नहीं, बूमर से पहले कौन सी पीढ़ी थी? आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की। नहीं, आप अपने आप को मिलेनियन मान के चलिए, बूमर तक आप मत जाइए। नहीं तो उससे मतलब क्या प्लान है, क्या सिखाना और क्या जरूरत है, आप वो समझाइए ना बात मुझे। हाँ, तो देखिए पहले समझते हैं कि क्या सिखा सकते हैं। सिखाने के लिए हमको लगता है जब इतना बड़ा नंबर आप दे रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को हम एआई सिखाएंगे, तो इसका मतलब आप उसका यूज केस सिखाएंगे कि अपने काम में उसका इस्तेमाल कैसे करें। अगर आप रिसर्चर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप सीए हैं, आप इंजीनियर हैं, या आप कहीं भी क्लास में टीचर प्रोफेशन का काम करते हैं, तो आप उसको यूज कैसे करें एआई को, ये सरकार का मंतव्य है। क्योंकि 1 करोड़ लोग और क्या करेंगे? 1 करोड़ लोग एलएलएम तो बनाएंगे नहीं। तो इसलिए 140 करोड़ की आबादी वाले देश में, जिसमें 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एआई सीख सकते हैं या जिनको जरूरत है, तो उसका 2% तो बोलना पड़ेगा ना। 1 करोड़ से कम में क्या चलता है यहाँ पे?
भाई हाँ, आप तो उस तरह से देख रहे हैं 2%, मैं तो इस तरह से देख रहा हूँ कि अगर 1 करोड़ लोगों पे सिखाने में 500 रुपया भी खर्च हुआ तो उसको गुणा करके देखिए आप, सरकार उस हिसाब से सोचती है। 1 करोड़ लोगों को अगर हमने ट्रेनिंग दी यूज केस की और 500 रुपये भी सब पे खर्च हुआ, इससे ज्यादा ही होगा, तो कितना खर्चा बैठेगा, सरकार उस तरह सोचती है। वो 1 करोड़ उसमें सीखे, ये भी 50 तो हो लाख सकता है कि सीखे। जो नीरज जी के एक आध जो मित्र हैं, बड़ों में से जो छोटे मित्र हैं, उनमें से हम्म। किसी का वो माफ ना करे। क्या होता है वो, एनआईपी या क्या होता है, नहीं नहीं एनपीआई? नहीं, एनपीए नहीं एक नहीं आदमी का भी नहीं एनपीए। करेंगे तो चल जाएगी एनपीए को लेकर। अच्छा, आपने एनपीए का जिक्र किया तो 10 लाख करोड़ माफी की गई है इस तरह के अच्छा, लोन आप की। 10 लाख करोड़ की माफी करते हैं, उस पर तो बोलते नहीं, और कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए यदि खर्च करेगी सरकार तो कैसे करेगी? देखिए, सरकार की सोच मैं आपको बता रहा हूँ। 500 करोड़ रुपए आप ऐसा बता रहे हैं कि जैसे बिल्कुल कुछ है ही नहीं। 500 करोड़ रुपए आपको मैं अगर खाली चैट जीपीटी के लिए सिखाने के लिए खर्च करूंगा तो बड़ी रकम है। हाँ। नहीं, एक मैं करोड़ इतना सा लोगों फर्क को आप, समझता हूँ कि 500 करोड़ रुपए नीरज जी मुझे लिखने के लिए कहें तो मैं नंबर में लिख सकता हूँ, गिन गिन के थोड़ा सा 1 मिनट में। लेकिन 10 हाँ, लाख करोड़ मैं कभी भी नहीं लिख सकता जो तो नहीं तो एनपीए में आए। आपको उसमें 10 लिखना, उसके बाद LKCR लिख देना, हो गया काम। उसमें क्या है। खैर, पॉइंट पे आते हैं अपने। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि सरकार लोगों को यूज केस सिखाएगी कि अपने कर जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें एआई का इस्तेमाल करके कैसे अपनी कर सकते हैं? प्रोडक्टिविटी को कैसे बेहतर बढ़ाएं। ये एक अच्छा तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमें लगती है कि मेरे ख्याल आप से यही एक स्टूडेंट्स आइडिया है को। प्रधानमंत्री जी का कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी स्पीड को, उसकी क्वालिटी को कैसे बेहतर कर सकें, उसके लिए एआई का एग्जैक्टली, कैसे यूज कर सकें। यस यस, ये सरकार सिखाना चाहती है। तो प्रोडक्टिविटी और आपकी इनहेंस हो जाए और आप स्किल आपका इनहेंस हो जाए। लेकिन इससे कोई बहुत क्वालिटेटिव लाइफ में चेंज आएगा वो मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ऑलरेडी लोग यूज के सीखे हुए हैं। ज्यादातर लोगों को उस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये मैं मतलब मेरी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन है कि आप किसी व्यक्ति को जाइए, अगर वो एआई यूज कर रहा है तो उसको मालूम है यूज केस क्या है उसका। सवाल वहां पे ये नहीं कि आप एआई सिखा के क्या करेंगे। अगर जी, आपको एआई वाकई सिखाना है, यूज केस सिखाना है, तो जेन अल्फा के पास जाइए। आप जेन जी को सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जेन अल्फा को सिखाइए क्योंकि एआई का बदलाव वहां से आ रहा है एकदम 5वीं क्लास में। जो और पांच, उनके लिए आगे के लिए जरूरत ही पड़ेगी, वो यस, तो असेंशियल हो उन्हीं जाएगा। को जरूरत पड़ेगी। देखिए, वैसे तो मैं मानता हूं कि एआई हर आदमी को सीखना चाहिए, लेकिन जो 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है या चौथी क्लास में पढ़ रहा है उसके लिए एआई स्किल्ड होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तब वो आगे आके प्रोडक्टिविटी में एनहांस कर पाएगा। अदरवाइज आप बड़े लोगों को सिखाएंगे वो ऑलरेडी सीखे हुए हैं। मैं तो जितने लोगों से मिला सब एआई यूज करते रहते हैं, तो आप कुछ खास नहीं सिखाओगे। रील जो बना रहा है देश का हमारा जेनजी, वो कैसे बन रही है? वो कर रहा है ना उसका इस्तेमाल, उसको प्रॉम्प्ट मालूम है, उसको ऑनलाइन एडिटिंग मालूम है, वो एआई से रिसर्च कर लेता है, एआई से अपने थंबनेल बना लेता है, वो कर रहा है। उसमें आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? बच्चों को अगर आप स्कूल लेवल, प्राइमरी स्कूल लेवल पर अगर आप इसको इंप्लीमेंट करें तो शायद इसका एक फायदा हो सकता है। तो एक तो ये है कि यूज केस पे फोकस होगा कि जैसे 1 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाया गया था, वैसे अब ये एआई को लाया जाएगा। दूसरा, इससे क्या होगा आगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सिखा के करेंगे क्या। इसका दो फायदे भी हैं और दो डेंजर भी हैं। फायदा तो ये है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, खासतौर पे सरकारी ऑफिसेज में जहां बिल्कुल इसका इस्तेमाल अभी भी नहीं हो रहा होगा, वहां ज्यादा फायदा हो सकता है प्रोडक्टिविटी एनहांस करने में। लेकिन इसका दूसरा बड़ा खतरा ये है कि जो जॉब मार्केट है वो और श्रिंक होगा, क्योंकि ये जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हैंड्स की कमी लगेगी, आपको इतने हाथ की जरूरत नहीं है आपको। तो सरकार को उसके साथ ही साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम एआई एनेबल्ड सबको बना रहे हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी कहां से आएंगी, वो भी सोचना पड़ेगा। तो इसलिए ये पूरी योजना को एक कॉन्टेक्स्ट में देख के रखें। अदरवाइज ये 15 अगस्त की घोषणा बन के रह जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सर सब ऑलरेडी सीखे हुए हैं। जी, बहुत सारे मित्रों ने कहा, जो ये आपने जो चिंता जाहिर की वो सवाल मैंने भी पूछा, तो उनका यार आप पहले कंप्यूटर के वक्त भी ऐसे ही कहते थे, साइकिल आई थी तब भी आप ऐसे ही बोलते थे कि फिर कैसे होगा, और जब स्कूटर आ गया था आप बोले ये बैलगाड़ी और ये तांगा और ये सब बंद हो जाएगा, कैसे चलेगा देश। तो देश को आगे बढ़ाना है, दुनिया को आगे बढ़ाना है, आपको रफ्तार लेनी है तो कहीं तो चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा, लेकिन जो कंप्यूटर का युग आया था, जो गाड़ी का युग आया था,
और ये जो एआई का युग है इसमें बहुत डिफरेंस है। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं जब वो कंपेयर करते हैं कि जब कंप्यूटर आया तो लोगों ने कहा सब बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कंप्यूटर आपके लिए सोचता नहीं था, उसको कमांड की जरूरत होती थी। 1 बाई 1 का उसमें फार्मूला चलता था कि एक आदमी एक कमांड दे सकता। यहां पे 1 बाई 1 का फार्मूला नहीं है, यहां 1 बाई 10 का है कि 10 लोग का काम एक आदमी करेगा। एआई की परिभाषा ये टाइम कोलैप्स हो जाता है आपका, कि जो काम आप पहले 20 घंटे में करते थे वो आप 5 मिनट में करेंगे। इस फर्क को समझना चाहिए लोगों को। मैं एआई को सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में यही है, जिस भी आप लोगों से पूछेंगे, नेताओं से खास तौर पे, तो तुरंत बोलेंगे कि राजीव गांधी के जमाने में आया था कंप्यूटर तो लोगों ने कहा था सब बेरोजगारी हो जाएगी। कंप्यूटर बेसिक समझ नहीं है उनके अंदर, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कि एआई क्या है। एआई को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते उससे। और तो सर आपको इतना प्रमाण दिख रहा है ना, 10 लाख लोग की छटनी हो रही है एआई की वजह से, तो उसको आप कंपेयर कर ही नहीं सकते उससे। सरकार को एआई की ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट की चिंता, दोनों प्रोग्राम साथ लेके चलने पड़ेंगे, तब ये सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज और प्रॉब्लम। इतनी बड़ी चिंता हो रही है तो फिर आप इतने दिन से क्यों परेशान कर रखा था हमें कि हम एआई में पीछे हैं, एआई में पीछे? आराम से रह रहे थे हम लोग। नहीं, आप आराम से रह तो रहे थे, लेकिन आप धीरे 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 जो है पाषाण युग में पहुंच जाते हैं। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप एआई पे बैन लगा दें, एआई पे कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो क्या करना चाहिए? एआई इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और एआई की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोरदार तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, चीजें जल्दी होंगी, और फिर जो बेरोजगारी उससे उत्पन्न होगी उसको कैसे डिप्लॉय करना, ये आपको सोचना है। तो अभी तो जो बेरोजगारी है उस पे तो वो जंतर का मंतर दिख रहा था। हाँ, फिर एआई यूज कर लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, वो तो मैं बोट तो क्लब कह बन रहा जाएगा। हूँ, देखिए जंतर मंतर या रांची में जो हो रहा है वो बुखार के तरीके से एक सिम्टम है आपकी बॉडी का, वो कोर इशू है ही नहीं। कोर इशू पे कोई बात नहीं कर रहा, कुछ इशू है ही नहीं, कोर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कोर इशू ये है कि आप इस देश की जो 14 से 29 वाली आबादी है, तो उसको मैं 18 मान लेता हूं, जो काम करने योग्य हो जाते हैं। 18 से 29 लोगों के हाथ में काम नहीं है। ज्यादातर जनजी अपने माता पिता के ऊपर निर्भर है। ये एक तथ्य है, इसको स्वीकार कर लीजिए आप, क्योंकि जॉब नहीं है मार्केट में इतने। तो जो जनजी इसलिए परेशान है, जनजी ट्रॉमा में है, उसको अपना फ्यूचर वो सिक्योर नहीं दिख रहा है कि मैं निकल के करूंगा क्या। इसलिए सरकार को एआई की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि एआई को आप हटा नहीं सकते। आंखें बंद करने से एआई जाएगा नहीं कहीं। एआई आएगा, एआई आएगा और वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। उस अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन को आप कैसे डिप्लॉय कराएंगे, ये सोचने की जरूरत, इस पर विचार होना चाहिए। इसके लिए आप क्या तरीके अपनाते हैं, क्या ग्राउंड वर्क करते हैं, क्या नए प्रोसेस लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि एआई की वजह से 100% बेरोजगारी हो जाएगी, लेकिन नए एरियाज तो खोलिए आप। जो थोक भाव में नोएडा और ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज से लड़के निकल रहे हैं, वो क्या करेंगे, इस पे चिंता होनी चाहिए। वो चिंता हम कर नहीं रहे। नहीं तो मुझे तो ये फिर समझाइए, आप जो बार बार कहते रहे कि भाई हम 20 साल पीछे हैं, तो मान लीजिए दुनिया के देशों ने 20 साल पहले कर लिया एआई, तो क्या वो सारे देश बेरोजगार हो गए? नहीं, वो बेरोजगार नहीं हुए। अब आप अमेरिका को देखिए, बहुत अच्छा सवाल आप लिया। अमेरिका और यूरोप को देखिए। अमेरिका और यूरोप में क्या स्थिति है। उनकी 30 करोड़ की पॉपुलेशन है और वो पहले से आपसे ज्यादा संपन्न और एम्प्लॉयड लोग हैं। उन्होंने एक नई चीज निकाली, एआई बनाएंगे हम, बनाए, वो नेचुरल डेवलपमेंट है, वो आया। तो उसके बाद वहां पे बेरोजगारी की समस्या आई अमेरिका में। तो वो कैसे डील कर रहे हैं उससे, कि वो कह रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग अपने यहां वापस लेके जाएंगे। ले जा रहे हैं ना, पूरी दुनिया में झगड़ा इसी बात का चल रहा है। ट्रम्प भाई क्या कह रहे हैं कि मांगा मांगा मांगा, कि सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ वापस लेके आइए, वरना मैं आपके यहाँ ड्यूटी लगा दूंगा। अभी लेटेस्ट उनका डेवलपमेंट क्या है कि अगर फार्मा कंपनियों ने हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं किया तो हम 100% ड्यूटी लगाएंगे उनके ऊपर।
ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में बेरोजगारी हो रही थी, तो उन्होंने निपटने का तरीका अपना निकाला कि हम ऐसे करेंगे। यूरोप में क्यों इतना पॉपुलराइज हुआ? क्योंकि यूरोप की पॉपुलेशन बूढ़ी है, ओल्ड जनरेशन है। तो ओल्ड जनरेशन की वजह से वहां उनको अभी अनएम्प्लॉयमेंट से इतना नहीं जूझना पड़ रहा है। लेकिन भारत की यंग पॉपुलेशन है, तो यंग पॉपुलेशन को काम चाहिए। अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो आपके लिए विकराल समस्या है। यूएस ने अपनी समस्या का तरीका ढूंढ लिया है कि मैं अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कराऊंगा। तो इस भूत से कोई भी देश अछूता नहीं है। पहली चीज, किसी की समस्या कम है, किसी की ज्यादा है। हमारी समस्या ज्यादा बड़ी है, इसलिए हमको ज्यादा चिंता करनी चाहिए। तो मतलब एक तो ये काम होना चाहिए, लेकिन अभी आपको थोड़ी सी आशंका है कि कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। अब वो ब्लूप्रिंट तो प्रधानमंत्री जी लाल किले से बताएंगे नहीं, वो तो उनके दिमाग में पहले ब्लूप्रिंट बना होगा, तभी तो अनाउंस किया होगा। मैं ऐसा नहीं समझ रहा कि अनाउंस कर दिया फिर उसके बाद ब्लूप्रिंट बनेगा। कुछ ब्लूप्रिंट रहा होगा सरकार के दिमाग में। एक और बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि दुनिया के जो 500 फॉर्च्यून कंपनी है, जो बड़ी कंपनियां हैं, उसमें भारत की 50 कंपनियां होनी चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मायने क्या है इसका? इसका मायने ये है कि जो हमारे देश की कंपनियां हैं वो स्केल अप करें, बड़ी बने। क्योंकि फॉर्च्यून 500 में जब आप शामिल होते हैं तो उसके जो पैरामीटर्स हैं कि आपका स्केल उतना बड़ा होना चाहिए, आपका बिजनेस मार्केट कैप साइज बड़ा होना चाहिए। तो साइज कैसे बड़ा होगा? कि जैसे बैंकों के बारे में हम लोग मजाक में कहते हैं कि सारे सरकारी बैंकों को मर्ज कर दो तो आपका एक बहुत बड़ा बैंक बन जाएगा, एसबीआई से 3 गुना बड़ा बैंक बनेगा, तो फॉर्च्यून 500 में चला जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप ये आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार सरकारी बैंकों के मर्जर के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है, और जितने सरकारी बैंक हैं उसमें से शायद 4-5 ही बचेंगे। सब आपस में मर्ज करके 4 बैंक बना देंगे, तो उनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ग्लोबल लेवल का थोड़ा हो जाएगा कि बड़े साइज के बैंक हो जाएंगे। जैसे एचडीएफसी बैंक काफी बड़ा है। तो एक तो तरीका हो गया, लेकिन ये शायद मकसद नहीं होगा। मकसद है कि रियल ग्रोथ पे आप एक्सपैंड करें। तो उसके लिए फिर आपको वो काम करना पड़ेगा, ओरिजिनल रिसर्च करनी पड़ेगी। आपकी कोई फार्मा कंपनी ग्लोबल लेवल की कैसे बनेगी? आपकी इंजीनियरिंग कंपनी ग्लोबल लेवल की कैसे बनेगी? आपकी कोई कंजम्पशन प्रोडक्शन वाली कंपनी ग्लोबल लेवल की कैसे बनेगी? जब आपका प्रोडक्ट होगा जिसको आप बाहर बेच सकेंगे, तब आपका साइज एक्सपेंड होगा। जब तक आप ट्रेडिंग करते रहेंगे कि चीन से थोड़ा सामान लाए, थोड़ा अमेरिका से लाए, मिला के एक सामान बनाया, तो आपको साइज कभी मिलेगा ही नहीं, ग्लोबल स्केल आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप फॉर्च्यून 500 में पहुंच नहीं पाएंगे। तो उसका दूसरा वाला तरीका करने की जरूरत है, ना कि मर्जर एक्विजिशन से आप एक साइज बड़ा करें। रियल ग्रोथ नहीं है हमारे यहाँ, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक्सपैंड करें आप। मतलब इतने दुखद बात है ये कि हमारी कोई ऑटोमोबाइल कंपनी ग्लोबल लेवल पे डोमिनेट ही नहीं करती, मतलब वो टॉप 10, 15, 20 में भी नहीं आती। वही बात। तो वो उस पर फोकस करना चाहिए। सर, जैसे मैं आपको परेशान करता हूँ, ऐसे कई मित्र हैं वो बहुत परेशान करते हैं, और जब उनको पता होता है कि नीरज जी से बात होनी है तो वो कहते हैं भैया उनसे पूछना कि ये इतनी बड़ी बातें आप कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कुछ कुछ, आप करेक्ट कर देना, जो उन्होंने बताया मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा जो सारा पैसा या देश जो चल रहा है वो चल रहा है सर्विस सेक्टर से। 35 से 40% हमारा जो हिस्सा है वो सर्विस सेक्टर, 55%। अच्छा, और 20% करीबन 19-20% जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बाकी कुछ और है। तो अब ये जो 20% पर या 25%, जो भी आपको ठीक पता होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं नीरज जी? हाँ, 20 भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग और कम है, 17 के आसपास होगा। हाँ, उनका 15 से 20 के बीच में कुछ कुछ है। तो मैं चलो मैंने कहा थोड़ा सा बढ़ा के ही रखूं, देश आगे बढ़ता है उससे। इसमें क्या है विजय जी, हम लोगों ने एक बड़ी बेसिक मिस्टेक की है एज ए कंट्री, और ये आज से नहीं है, मोदी जी इसके पहले से ही चल रही गलती है। हम सब लोगों कुछ ने चीजें मोदी जी के पहले से भी चल रही हैं। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, ये वाली गलती जो है ये मोदी जी के पहले से चल रही है। हमने क्या फोकस किया कि हम अमेरिका को कॉपी कर रहे थे। हम सब लोग ऑब्सेस्ड हैं अमेरिका से। तो अमेरिका की ताकत क्या थी? अमेरिका की ताकत आपको मैं बता देता हूँ। उनके पास टेक्नोलॉजी है, और उनके पास दुनिया का बेस्ट ब्रेन है, और उनके पास डॉलर है। ये 3 है अमेरिका की पावर।
ताकत, पावर। ठीक है, तो उस पावर से उन्होंने, अमेरिका ने ये जानबूझ के सोचा कि हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ये डर्टी जॉब, ये थर्ड वर्ल्ड की कंट्री, सेकंड थर्ड वर्ल्ड की वर्ल्ड के कंट्री लोग की कर नहीं, रहे थे। फैक्ट्री एक्ट्री सब चीन वीन में लगाओ, इधर गंदगी नहीं करने का, हम लोग रिसर्च करेंगे, व्हाइट कॉलर, अल्ट्रा व्हाइट कॉलर जॉब करेंगे, फिर हम एक प्रोडक्ट बना देंगे, फिर आप लोग बनाओ अपने देश में, उसको हम लोग खरीदेंगे, प्रोडक्शन उसका आप करिए यहाँ पर। यस। तो उन्होंने जो अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया कंजम्पशन और सर्विस पे, सर्विस कैसी, टेक्नोलॉजिकल सर्विस, सारी हाई टेक्नोलॉजी उनके पास, तो वो देश वैसे बना। भारत ने उसी मॉडल को कॉपी किया कि हम सर्विस को सर्विस करेंगे, यानी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का इंप्लीमेंटेशन वाला काम आप हमको दे दीजिए, हम कर दीजिए। तो हमारी आईटी ग्रोथ हो गई, वहां से हमने वो वाला काम ले लिया कि आपने एक मॉडल बनाया, उस मॉडल का इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे और बढ़िया चलाएंगे, वेल एंड गुड। और आईटी की एक बहुत सेलिब्रेटेड स्टोरी इंडिया में बन गई, हमने उसको चलाया, हमने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया नहीं, और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हमारी इतनी तेजी से बढ़ी कि हमने उसको मान लिया, हमको तो जहां ग्रोथ दिखी हम उस पर चले गए। बट लॉन्ग रन में चूंकि आपका अपना कुछ नहीं है, सर्विस ग्रोथ तो आप तो नौकरी कर रहे हैं, जैसे हमने एक उदाहरण आपको दिया था कि जो नौकरी पेशा व्यक्ति होता है उसके बच्चों को लिगेसी में कुछ नहीं मिलता, पिताजी के रिटायर होने के बाद वो फिर संघर्ष शुरू करते हैं, फिर शुरू करते संघर्ष, फिर शुरू करते नौकरी ढूंढना है। लेकिन आपके मोहल्ले का जो व्यापारी है, छोटा सा ब्रेड की दुकान चला रहा है, वो अपने बच्चे को दुकान दे के जाता है। ये बेसिक अंतर समझिए आप देश में और इंडिविजुअल लाइफ में, उस अंतर को हमने समझा नहीं। अब टेक्नोलॉजी बदल गई, अचानक से एआई आ गया, तो अमेरिका वालों ने कहा कि मेरे को 10 लोग नहीं चाहिए भाई, मेरे को एक ही चाहिए, एक ही से काम चल जाएगा, तो 9 आप क्या करोगे, उसने ठेका थोड़ी लिया आपके 9 लोगों का। ये जो प्रॉब्लम है ये इकोनॉमिक इशू है, ये कॉन्सेप्ट लेवल की प्रॉब्लम। इसके उलट चाइना ने क्या किया कि चाइना ने पहले तो वो मैन्युफैक्चरिंग लपक ली कि हम पहले हम बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, तो यूएस का जो सारा स्पेस था वो उन्होंने ले लिया चाइना, वर्ल्ड की फैक्ट्री बोला जाता है उसको, 35 से 40% वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। उन्होंने उसको करके बहुत पैसे बनाए और इकोनॉमी को स्केल कर दिया एकदम, मतलब अनबिलीवेबल स्केल किया। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो आप देखे नहीं होंगे लोग, इतनी बड़ी वहां पे काम हुआ। इससे उन्होंने अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड कर लिया और उन्होंने अपनी कंपनियों को प्रॉफिटिंग नहीं करने दी, मार्जिन कोलैप्स और इकोनॉमी स्केल अप कराया, और सरकारी कंपनियों से कराया। मजे की बात ये थी, अब उन्होंने सोचा कि ये तो हमने अचीव कर लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमको कोई रोक रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने से। तो उन्होंने सेकंड लेग में रिसर्च करना शुरू कर दिया। अब जब वो रिसर्च भी कर रहे हैं तो वो एक इतना डेडली कॉम्बो बन गया है कि मैन्युफैक्चरिंग भी है और रिसर्च, उनके पास एआई भी है। अमेरिका को कोई टक्कर दे रहा है तो चाइना दे रहा है, चाइना को, अमेरिका को ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने कहा हम मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ वापस लाएं क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी हो रही है। अब अमेरिका भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गया, वो भी लेके आ रहे हैं। हम इस ट्रैप में अभी तक हैं कि हमारी इकोनॉमी का डायरेक्शन क्या हो। अर्थशास्त्रियों के, इसलिए मैं कहता हूँ थिंकर, ये नीति आयोग के लोग बैठ के क्या सोचते हैं कि हमने कभी मैन्युफैक्चरिंग पे, रिसर्च पे, R&D पे ध्यान ही नहीं दिया, तो सर्विस सेक्टर का हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि क्या सोचना है। हाँ, ये भी सोच सकते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्या सोचना, चलो इसको सोचते हैं। तो कभी तो रुकोगे भैया कि सोचते ही रहोगे। गंभीर विषय है ना, क्योंकि जब क्या सोचना है, जैसे आपने कहा कि डायरेक्शन क्या है हमारा इकोनॉमी का, ट्रैप क्या है, तो उसके लिए जरूरी है ना कि क्या सोचना है, इसको पहले सोचें कि हमें क्या सोचना चाहिए। तो कब तक, क्वेश्चन एक, कब तक सोचते रहेंगे आप। अभी मैं थोड़ी देर पहले जब एक पॉडकास्ट देख रहा था शमिका रवि जी का, वो अर्थशास्त्री हैं और पीएम एडवाइजरी कमेटी में है। वो बता रही थी कि हमने रंगराजन कमेटी की डेफिनेशन के मुताबिक भी अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड गरीबी लें, हमने उसको एकदम नीचे कर दिया, पॉवर्टी लाइन को बहुत नीचे कर दिया। ठीक है, तथ्यों के आधार पर सही है। फिर क्वेश्चन आता है, फिर 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हैं। ये भी एक सवाल खड़ा है आपके सामने कि इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेकर के जो लोग ये सोच रहे हैं, वहां पे समस्या ये आती है कि हम सोच ही नहीं रहे हैं। क्या सोचना, यही सोच रहे हैं खाली हम,
बट कब तक ये सोचते रहेंगे? अब आप वहां सोचिए जहां पे आप जाके जीरो डाउन करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं समझ पाता हूँ इकोनॉमिक्स को, कि हमारी जो लाइन ऑफ थिंकिंग है वो गलत है। क्यों गलत है? हमने अपनी इकोनॉमी को कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बना दिया, अमेरिका को कॉपी कर लिया कि हम क्रेडिट कार्ड लेंगे। अमेरिका कंजम्पशन जबरदस्त होता है कि खुद, तो हमने अपनी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बना ली। लेकिन हम चाहते क्या है? मेक इन इंडिया। अब देखिए कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहे हैं आप चाहते हैं कि आप बहुत वेल्दी बन जाए, लेकिन अपने बच्चों को आप कह रहे हैं कि तुम यार वो इंजीनियरिंग कर लो गाजियाबाद वाले कॉलेज से और नौकरी खा जाओ 40,000 कहीं पे। बनना चाहते हैं वेल्दी, कैसे बनेंगे आप? कॉन्ट्रडिक्शन आपके थॉट प्रोसेस में है। क्या आप कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बनाने के लिए जीएसटी घटा रहे हैं, लोन बांट रहे हैं, फाइनेंशियलाइजेशन चल रहा है, क्रेडिट ग्रोथ 18% जा रही है, और कहां जा रही है? पर्सनल लोन पे। लेकिन मेक इन इंडिया भी हमको करना है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, आपकी डायरेक्शन में ही प्रॉब्लम है। आप तय करो पहले कि आपको कौन सी इकोनॉमी बनना है, तब फिर आपका एआई की ट्रेनिंग और रिसर्च ये सब काम आएगा। जब मूल में ही गलती है, थॉट प्रोसेस में गलती है, तो कैसे करोगे आपको? वी नीड थिंकर्स एंड विजनरी। एक बार मैंने कहा था आपके शो में ही कि चाइना और भारत की एक साथ शुरू हुई थी जर्नी। चीन कहां है, हम कहां हैं? तो पिछले 30-40 साल के हर नेता को अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने इस देश को चलाया है, लास्ट 40 इयर्स की जो भी लीडरशिप थी, हमने क्या ऐसी गड़बड़ की कि हमारे रास्ते ऐसे बने। साथ जर्नी शुरू हुई थी, विजन की प्रॉब्लम थी कि हमारे पास विजन नहीं होता। सारे नेता अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से सही करते हैं, अपने कंटेम्परेरी आप सही सोचते हैं कि एआई की ट्रेनिंग दे दें, स्किल करा दें, ये करा दें, वो करा दें। नेक्स्ट 30 इयर्स में क्या होगा वो आप नहीं सोचते हैं। आप नहीं तो सिर्फ अब तो आज, सरकार 2047 के लिए सोच रही है ना, विकसित भारत के लिए। तो आप मुझे बताइए 2047 का कौन सा प्रोग्राम है जिसको मैं आज एनालाइज करूं? क्या कर रहे हैं आप 2047 के लिए? मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे लगा हम तो हो ही जाएंगे 2047 में, बैठा हुआ था आराम से। देखिए, अगर आप 6-7% की रफ्तार, 6.5% की रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं, तो 2047 तक कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, यहां से तो ऊपर ही पहुंच जाएंगे। आजादी के बाद से टिल डेट जो हिंदू ग्रोथ रेट बोला जाता था नेहरू जी के जमाने में 60-70, चलो उसको छोड़ दो, आप 70-75 से ले लो, 80 से ले लो मोड, तो 80-20 और 46 साल हो गए आपके। 80 से लेके आज तक आपकी जीडीपी की ग्रोथ 6.5% से ज्यादा नहीं होती। क्यों? विजन। ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 10% पे? चाइना 10 साल तक 10% पे ग्रो हुआ है। तो मुझे वो कमी दिखती है। मैं तो कह रहा हूं ना कि बताओ मुझे पिछले 40 साल में 6.5% ग्रोथ क्यों है हमारी? क्यों नहीं हम 8-9%, 10% पे लगातार 10 साल तक ग्रो कर सकते हैं? मुझे तो कहा कि भाई ये सबसे अच्छी ग्रोथ चल रही है, और आप देख लीजिए पहले कभी ऐसी ग्रोथ नहीं रही, और मेरे को तो तमाम तरीके के 6.5%। कोविड और परेशानियां और बीमारी, हारी शादी, बेटे की शादी, नाती की मुंडन सब हो गया, उसके बाद भी हम ग्रोथ कर रहे हैं। 6.5 नंबर आपके सामने है। पहले भी 6.5 थी, अभी भी 6.5। आरबीआई कह रहा 6.5, तो कैसे अच्छी कह रहे हैं आप? 6.5% की ग्रोथ से आप इस देश के 150 करोड़ लोगों को समृद्ध नहीं बना सकते, उनकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊपर नहीं कर सकते। 6.5% पे तो नहीं होगा। चलो इन्हीं सरकार को ले लेते हैं, 12 साल से देख ही रहे हैं ना आप। इनकम डिस्पैरिटी है, नंबर्स हैं, मेरे मन की ख्याल नहीं है, ये नंबर्स पे दिख रहा है कि इनकम डिस्पैरिटी है। 80 करोड़ लोगों को राशन बट रहा है। हर चुनाव में फ्रीबीज में बड़े बड़े काउंटर ऑफर दिए जाते हैं। अभी देखना यूपी में और बड़े काउंटर ऑफर आएंगे। ये क्या है? क्यों देना पड़ रहा है आपको? अगर आप इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं तो क्यों है ये? फिर कुछ लोग कहेंगे कि चुनाव जीतने के लिए कुछ, मैं सुन रहा था एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे थे कि चुनाव जीतने के लिए केवल ग्रोथ काफी नहीं है, कुछ साइड में करना पड़ता है। वाई? क्यों करना पड़ता है आपको? क्योंकि कहीं तो कोई समस्या होगी ना। तो वो जब 6.5% पे आप ग्रो करेंगे तो आपको फ्रीबीज देने पड़ेंगे, आपको स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, आपको राशन देना पड़ेगा, और आपको चुनाव के समय ये सब करना पड़ेगा। अगर आप
आज आप सोचिए किसी को आप ऐसी परिस्थिति में ला दें कि उसको आपकी जरूरत ना हो, तो वो क्यों आपसे एक्सपेक्ट करेगा? वो तो कर ही इसलिए रहा है क्योंकि उसके पास है नहीं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और पूछूं, लेकिन उससे पहले एक समझाइए, अभी आपने हमारे अर्थशास्त्री और जो पीएम एडवाइजरी में जो मैडम है उनका जिक्र किया कि ऐसा कैसे होता है कि जो पीएम एडवाइजरी में लोग रहते हैं वो देश की ग्रोथ के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल। मानते हैं हम लोग। लेकिन जब वो वहां से चले जाते हैं तो वो बताते हैं गड़बड़ क्या है। तो ये गड़बड़ वहां कमेटी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? वहां जब बैठते हैं तब नहीं पता चलता? देखिए, मैं से मतलब जो भी वहां पे है उनको वहां नौकरी नहीं, मतलब करना है। बाद में सब लोग बताते हैं भाई वहां की हाँ, परेशानी ये है। तो सारे। ये वहां पर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्क्रीन विस्क्रीन लगी हुई है, क्या है? नहीं, कोई जो स्क्रीन नहीं लगी हुई है, वो वहां बोलते नहीं है क्योंकि उनको वहां नौकरी करनी है नहीं, नौकरी तो एकदम। इसी बात की करनी है ना कि देश को आगे बढ़ाना है, तो या मैं किसी वही और बात चीज की करनी बताऊंगा ना जो आपको अच्छी लगे। मैं ऐसी बात क्यों बताऊंगा जो आपको अच्छी ना लगे? कितने पीएमएसी से लोग निकले हुए किताबें लिख रहे हैं, है? जी। वो इसीलिए ना क्योंकि वहां वो बोल नहीं पाते। वो ऐसी बात क्यों बोलेंगे उनकी नौकरी खतरे में आ जाए? अरे, आप उनको तो रखा ही इसलिए गया कि वो बोले। आप नहीं, तो उनको वैसी बात इसलिए कर रहे हो, नहीं, मैं ये सोच रहा था किसने? कि किसी ने वो शायरी में लिख दिया, किताब में, कविता में लिख दिया कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, वजीर बोला रात है, मंत्री बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। चलिए, मैं आपको छोटी सी मैं भी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा साहब थे, तो उनके वजीर ने उनसे कहा कि राजा खाना के बड़े शौकीन थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक खानसामा लेके आया हूँ, बहुत धांसू खाना बनाता है। तो खाना बना के लाने लगा, तो एक दिन वो भिंडी की सब्जी बना के लाया। राजा साहब ने कहा क्या बनाया है यार तुमने, दिल खुश कर दिया तुमने, इतनी बढ़िया भिंडी की सब्जी है। तो वो तरह तरह की बनाने लगा, कभी कुरकुरी, कभी स्टफ्ड, कभी ये कभी वो। तो राजा एक दिन गुस्सा हो गया, यार ये क्या नॉनसेंस है, हर दिन भिंडी भिंडी भिंडी, मतलब मजाक उड़ा रखा है। अच्छी तारीफ कर दी तो थोड़ी रोज भिंडी खिलाओगे। जो वजीर साहब थे वो तो बहुत ही गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला अभी इसी समय राजमहल छोड़ के चले जाओ, तुम्हारी नौकरी गई। तुमको अकल नहीं है, रोज भिंडी बना रहे हो, इतनी नॉनसेंस, जानवर खाते हैं भिंडी की सब्जी रोज, हटाओ यहां से इसको। और उसको नौकरी से निकाल दिया। अब राजा साहब ने जब वो चला गया उससे पूछा, यार तुम कल तक तो तुम इसकी इतनी तारीफ कर रहे थे, भिंडी के कसीदे पढ़ रहे थे कि इतनी बढ़िया भिंडी की सब्जी, इतनी बढ़िया भिंडी की सब्जी, आज तुमने उसको नौकरी से निकाल दिया। बोला राजा साहब मैं आपका गुलाम हूं ना, भिंडी का थोड़ी हूं, ना उस खानसामे का हूं। आपको पसंद नहीं तो मैं भिंडी की सब्जी क्यों खिलवाऊंगा आपको? पॉइंट कि चाहे जो भी जिस भी जगह रहा हो पीएम एडवाइजरी, या मैं तो अभी लेटेस्ट, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने तो ये भी कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही। अभी उनका पॉडकास्ट कुछ दिन पहले बड़ा, अरविंद सुब्रमण्यम या समथिंग लाइक नाम था, एग्जैक्टली मुझे हाँ, ध्यान नहीं आ अरविंद रहा। सुब्रमण्यम। अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने ये बात बोली। तो तब क्यों नहीं बोला था भाई आपने? तब क्या दिक्कत थी आपको? अब आपको ये समझ में आ रहा है। तो वहां से निकलने के बाद सब लोग लिखते हैं भाई, वह तो यहाँ वहां बोल नहीं पाते होंगे, या वहां डर लगता होगा उनको, नौकरी करनी इसलिए नहीं बोल रहे होंगे, बाद में निकल के बोलते हैं। ये तो फैक्ट है, वही लोग बोल रहे हैं। तो आज जो बात कोई व्यक्ति बोल रहा है, कल वो उसको दूसरी बात बोल सकता है। तो फिर इसकी पूरी रास्ता क्या है इसका? क्या रास्ता है इसका? सर रास्ता, ये बड़ा अब कठिन राजा सवाल ने है। रखा उनको कि भाई सच बोलो, है हाँ, ना, और वो वहां पर चुप है। सच तब इसमें राजा सापेक्ष की होता क्या है। गलती है? सच सापेक्ष होता है। सच मतलब यूं समझ लीजिए कि जो जरूरत है उसको तो बोले। तो जरूरत के हिसाब से तो उन्होंने सच बोला है। सच सापेक्ष होता है, सच जरूरत के हिसाब से बोला जाता है। सच निरपेक्ष कब से हो गया ये बताइए आप मुझे? काला है इसलिए सफेद सच लगता है। तो जो व्यक्ति वहां है वो सापेक्षिक सच बोलता है और वही सच है। ये हाँ, बहुत कंफ्यूज करते हैं ये। आगे से मैं विद्वान लोगों के साथ बात नहीं करूंगा प्रोग्राम में। देखिए, इसका इसका एक उपाय ये है, आप सॉल्यूशन पूछ रहे हैं ना, इसका सॉल्यूशन विजय जी मुझे सिर्फ ये लगता है कि एक बार किसी एक व्यक्ति को ये उठ के कहना पड़ेगा कि अब बहुत हो चुका है। और मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं रखता हूं कि ये काम सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर रिस्क कैपेबिलिटी बहुत गजब की है। वो
काम ये कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है बात। आपके पास ताकत है, पावर है, और आप बाउंस बैक करने के हिमायती रहते हैं, और आप हिम्मत से कुछ भी काम कर सकते हैं। कर तो सकते उनको ये करना चाहिए कि अब बॉस बहुत हो चुका है, बॉस अब मैं जो कह रहा हूं वो होगा। ये बात उनको करनी चाहिए, और एकदम जिसमें ना अमूल चूल परिवर्तन वो करना पड़ेगा एजुकेशन में, तब आप देखिए चीजें ठीक हो जाएंगी। एजुकेशन पर आ गए। ये सवाल मैंने रखा था आपके लिए कि भाई फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां तो तब आएंगी जब हमारी 100 यूनिवर्सिटीज दुनिया की बेहतरीन में 10 कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज भारत की हो, क्योंकि जो पढ़ेंगे लिखेंगे वही तो नवाब बनेंगे। यस, खेलने कूदने से नवाब बनते हैं। ये मतलब दुनिया खेलने कूदने को मैं उस तरह से नहीं कह रहा नैरेटिव में कि भाई जो आप 500 फॉर्च्यून कंपनियों की बात कर रहे हैं उसके लिए तो बेस्ट माइंड, बेस्ट नॉलेज, बेस्ट ट्रेनिंग और वो सब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और यही तो मैं कह रहा हूं कि वो कोई एक व्यक्ति जो जो इतिहास में सबसे ज्यादा याद किया जाएगा, वो वही व्यक्ति होगा जो एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करेगा। क्योंकि जब जब तक आप बुनियाद से नहीं आएंगे, हो नहीं सकता। आज आप जिसको होता है ना कि बूढ़ा तोता राम राम नहीं पढ़ता है, तो आप बुनियाद से ठीक करिए, R&D पे फोकस करिए। सरकार को R&D पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तब आप ओरिजिनल काम कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग के काम करेंगे, इंजीनियरिंग के काम करेंगे, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, हर चीज में करेंगे, तब आप उस तरह की ग्रोथ ले पाएंगे जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी वो काम हो नहीं रहा है, तो वो सरकार को करना पड़ेगा कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ पूरी तरीके से काम करने दें, और इस बात पे ज्यादा फोकस हो कि वहां पे ओरिजिनल रिसर्च पे काम हो, और चलिए, आप टीचरों बहुत को सारे बहुत काम ज्यादा बता देते हैं लिबर्टी और सरकार को। सम्मान दिया जाए चाहिए। आगे सरकार भी कितना काम करे, आपके साथ प्रोग्राम में आधा घंटे में तो आप 150 काम बता देते हो सरकार के लिए। एक बता रहा हूं खाली 150 में नहीं, कुछ मत करो आप, कोई एआई वाई कुछ मत ही, केवल आप एजुकेशन सेक्टर ठीक कर दो, एआई अपने आप हो जाएगा। चलिए अब मत कहना मैंने एक ही काम बताया। चलिए, जैसे कि कहते हैं आप कि भाई ये कार्यक्रम भी वहां पर देखा जाता है सरकार में बैठकर, तो सरकार को समझ में आ जाएगी बात, या सुन लेंगे तो देखिए, बात हो जाएगी। हॉस्पिटल वाली बात भी कहीं ना कहीं आई गई ना, आप लोगों आपने को नहीं पता था हाँ, कि हॉस्पिटल की बात आप इतना समय से कह रहे थे, पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी कह दिया है कि भाई ये होना चाहिए। इसका मतलब जो मैं बोलता हूँ वो सही है कि आपका नेक्सस जो है ना, कनेक्ट जो है वो वहां ऊपर वाले ही लोग होते एकदम एकदम इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। नेक्सस तो मेरा हैं। तो ये नेक्सस या फुल कनेक्शन में से कोई एक कनेक्शन चीज कह तो लें, है। कनेक्शन कह लें, वो हम जो नीचे होते हैं ना वो नेक्सस बोलते हैं। जो इस भैया सिस्टम जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर हेल्थ और एजुकेशन दो चीज सरकार अपने हाथ पे ले ले, जब मैं अपने हाथ से कर रहा हूं तो कंप्लीटली फ्री, टोटल एजुकेशन फ्री, टोटल हेल्थ केयर फ्री, चाहे उसके लिए नेशनलाइज करना पड़े आपको हॉस्पिटल्स को, आप उसका 10 साल बाद जो परिणाम देखेंगे ना, वो कमाल का होगा। लेकिन क्योंकि ये दो सरकार के चीज, ये दोनों चीजें ही सरकार के पास है, बैनर सरकार का नहीं है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वही चलाते हैं एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी वही चलाते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशन भी वही चलाते हैं। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, रिस्ट्रक्चरिंग करें और फ्री करें। मैं बात फ्री पे जोर दे रहा हूं, 100% एजुकेशन और 100% हेल्थ केयर फ्री होना चाहिए सबके लिए, फिर आप परिणाम देखना। चलिए सर, ये बात भी सरकार तक पहुंचेगी, और वो है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। चलिए, प्रणाम सर, बहुत बहुत प्रणाम सर। धन्यवाद। आप जिस तरह से आंखें खोलते हैं वैसे ही कुछ चक्कर भी आते हैं, क्योंकि अचानक अंधेरे से निकलते हैं ना तो धूप में थोड़ा सा लगता है। थैंक यू वेरी मच सर। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और नीरज जी की बात सुनकर थोड़ा सा जागरूक भी हो जाइए। राजा बोले भले ही रात है, देख लीजिए बाहर कि कहीं सूरज तो नहीं निकला हुआ।